नमस्कार। दत्ता जोशी इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। कोरोना दिन ब दिन भारत में हाथ पैर फैला रहा है। महाराष्ट्र में इसकी गति सर्वाधिक है। देश के कोरोना बाधितों में लगभग 30 से 35% पेशेंट महाराष्ट्र से हैं। इस आपदा के बारे में जब ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब तक मात्र गवर्नमेंट अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा था। पर संख्या बढ़ती गई, आरोग्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ता गया और प्रदेश के सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना पर ट्रीटमेंट की छूट दे दी। धीरे धीरे यह छूट कंपल्शन में बदल गई। आज महाराष्ट्र के हालात ये है कि सभी महानगरों के ज्यादातर निजी अस्पतालों के बारे में कोरोना पेशेंट और आम नागरिकों के मन में नाराजगी है। इनके बारे में भय का वातावरण है। यह भय मृत्यु का नहीं है। ज्यादातर अस्पतालों के अवास्तव बिलों का यह भय है। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राज्य के सभी बड़े शहरों से ढेर सारी कंप्लेंट आने लगी है। राज्य सरकार ने इन अस्पतालों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कौन सी ट्रीटमेंट के लिए कितना बिल लेना चाहिए, इसके बारे में कई सारे स्पष्टीकरण इसमें दिए गए हैं। उन्हें बाजू में रखकर कई सारे अस्पताल 5 लाख से 18-20 लाख रुपए तक का बिल काट रहे हैं। इससे सामान्य लोग परेशान हैं। एक बाजू से कोरोना की मार, दूसरे बाजू से वेतन में कटौती और ऊपर से ये अस्पतालों की मनमानी। इस भयकारी वातावरण में औरंगाबाद स्थित एक अस्पताल आजकल चर्चा में है। नाम है डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय। बिलों के बारे में बढ़ती कंप्लेंट्स की पृष्ठभूमि में स्थानिक प्रशासन ने कुछ दिन पहले इस शहर में कुछ प्रमुख अस्पतालों में सरप्राइज चेक किया। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई हो गई। अस्पतालों के रिकॉर्ड एग्जामिन हुए, इलाज के बारे में पूछताछ हो गई, कई पेशेंट से भी बात हो गई। निष्कर्ष जैसा अपेक्षित था वैसा ही आ गया। कई सारे अस्पतालों में बिलों को लेकर कई सारी इरेगुलरिटीज पाई गई, जो 25-50 हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक की थी। पर डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय उस लिस्ट में एकमात्र अस्पताल रहा जहां पर 1 रुपये की भी इरेगुलरिटी नहीं पाई गई। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मात्र हेडगेवार हॉस्पिटल ही एकमात्र हॉस्पिटल नेकदिल है और बाकी सब चोर लुटेरे हैं। पर जिला प्रशासन के इस सरप्राइज टेस्ट का जो रिपोर्ट आया है, वो आप सबके सामने रखना मेरा कर्तव्य लगता है। इससे उन लोगों को प्रेरणा मिल सकती है जो फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को आश्वस्तता महसूस होगी जो इसी नेकी की राह पर चल रहे हैं। उन्हें इस बात की तसल्ली होगी कि जिस राह पर वो चल रहे हैं उस पर वो अकेले नहीं है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मैंने आज निमंत्रित किया है डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी और डॉक्टर आनंद फाटक जी को। डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के संस्थापकों में से एक हैं और वो आज सीईओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और डॉक्टर आनंद फाटक यहाँ के सीनियर फिजिशियन हैं। कंसल्टिंग फिजिशियन के रूप में काम करते हुए इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में उनकी खासियत है। आज मैं उन दोनों के साथ ये बात करने जा रहा हूँ। मैं आप दोनों का आज इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर तुपकरी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने औरंगाबाद शहर में एक सरप्राइज टेस्ट किया। कई सारे हॉस्पिटलों का ये टेस्ट था। उन्होंने कई सारी जानकारियां इकट्ठा की और उसमें जो रिजल्ट आया उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ये सारी चीज क्या थी? इस सरप्राइज टेस्ट में क्या क्या हुआ? हर अस्पताल की अपनी एक अलग तरीके की बिलिंग सिस्टम होती है और उस प्रकार से हर अस्पताल में जो भी मरीज वहां अपना इलाज कराता है उसके लिए वो बिल पेशेंट के लिए दिया जाता है। कुछ दिन बाद माननीय जिलाधिकारियों ने एक समिति बनाई, क्योंकि कई सारी कंप्लेंट्स इस प्रकार की कि इस अस्पताल में बिल ज्यादा लगाया गया, ऐसी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई। तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति हर अस्पताल में की गई। उन्होंने पुराने बिल और फिलहाल जो हम हर पेशेंट के लिए जो बिल दे रहे उसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद उनके ध्यान में आया कि डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय में पुराने भी जितने भी मरीज थे उनको जो शुल्क
या बिल हमने दिया है उसमें सही तरीके से बिल लगाया है और उसका उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर सबको भेज दिया कि यहाँ जो भी बिल लगाना चाहिए था वो उचित प्रकार से सही तरीके से लगाया गया। ये तो ठीक है कि डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में कोई इरेगुलरिटी पाई नहीं गई, पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश एक्चुअली क्या है? जैसे ही इस प्रकार की कंप्लेंट्स जिला प्रशासन को प्राप्त हुई तो उन्होंने उसके बाद एक निर्देश सभी अस्पताल के लिए जारी किए। उसमें ऐसा बताया गया है कि यदि सामान्य कक्ष में यदि कोई मरीज वहां रहता है तो उसके लिए प्रतिदिन 4,000 रुपए इतना आप शुल्क ले सकते हैं और उसके बाद यदि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसके लिए 7,500 रुपए आप प्रतिदिन शुल्क ले सकते हैं और यदि वेंटिलेटर की जरूरत है तो 9,000 रुपए प्रतिदिन इतना ही शुल्क आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा शुल्क लेना मना है। यदि कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे कोई स्पेशल रूम या सेमी स्पेशल रूम में रहना है तो इसके सिवा सेमी स्पेशल रूम के लिए 1,200 रुपए और स्पेशल रूम के लिए 2,000 रुपए आप अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। उसके सिवा यदि कोई महंगी जांच पड़ताल है जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है और कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट है जो इस मरीज के लिए जरूरी है तो उसके लिए आप अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। ऐसे निर्देश शासन ने दिए हैं। पीपीई किट के बारे में हम लोग एक मरीज से एक दिन में 2 पीपीई किट का चार्ज ले सकते हैं। एक पीपीई किट में 2 सर्जिकल ग्लोव्स उसमें आते हैं, एक N95 मास्क आता है और उसके लिए शासन ने 940 रुपए एक पीपीई किट के लिए शुल्क निर्धारित किया है। तो 2 पीपीई किट के 1,880 रुपए आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय में प्रतिदिन 1,800 रुपए इतना ही शुल्क पीपीई किट के लिए लिया जाता है। ऐसा ध्यान में आता है कि अस्पताल में पोर्च में जो खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है वहां से लेकर जो एक्सरे टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, वहां का हाउसकीपिंग स्टाफ है, असिस्टेंट डॉक्टर्स है, कंसल्टेंट है, नर्सिंग का स्टाफ है और रिसेप्शन काउंटर पे बैठने वाले लोग हैं, जो दवा देते हैं, ऐसे सारे लोग हैं। यह सभी लोगों के लिए पीपीई किट लगती है। उनके लिए सुरक्षा के प्रावधान अलग है, सैनिटाइजर लगते हैं और यह सब कुल मिलाकर एक पेशेंट के पीछे हम लोग 2 पीपीई किट इतना ही शुल्क ले सकते हैं। सर, डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का विस्तार बहुत बड़ा है, कई सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे चलते हैं, कई सारे पेशेंट्स आज भी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ कोरोना बाधित है, कुछ रेगुलर पेशेंट। इनमें आप अंतर कैसा रखते हैं? यह चीज बड़ी विशेषतापूर्ण है कि कोविड का जो इलाज है वो उसके लिए हमने एक अलग फ्लोर, सेकंड फ्लोर डेडिकेट किया है, क्योंकि जिनको कोविड का संसर्ग हुआ है या होने की संभावना है ऐसा हमको लगता है, वह मरीज और जिनके लिए जो हम बोलेंगे नॉर्मल मरीज है उनका आपस में मेलजोल खाना, आपस में रहना, तो ये संसर्ग फैलाने के लिए कारणीभूत हो सकता है। इसके लिए जो नॉन कोविड पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट हम जिनको बोलेंगे, उनके लिए फर्स्ट फ्लोर और जिनको कोविड है उनके लिए सेकंड फ्लोर हमने डेडिकेट किया है। उनके रिश्तेदार और मरीज और जो स्टाफ मेंबर्स है जो कोविड के पेशेंट के लिए इलाज करते हैं उनके लिए अलग से लिफ्ट का भी प्रावधान है। उनके लिए एंट्री पॉइंट भी अलग है, उनका एग्जिट पॉइंट भी अलग है। साथ साथ में जो मरीज कोविड का हो सकता है, संभावना है उसमें कि कोविड की बीमारी हो सकती है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर है उसकी जगह भी अलग है, उनकी कतार भी अलग है। उनके लिए यदि एडमिशन करने की जरूरत है तो उनका एडमिशन काउंटर भी अलग है। उनके लिए एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर है, उनके लिए एक सेपरेट मैटरनिटी वार्ड है और उनके लिए एक सेपरेट लेबर रूम है। वैसा ही उनके लिए आईसीयू और एचडीयू, जिसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं, ऐसी भी अलग प्रावधान है। तो यह सब सुविधा, यानी आप समझ सकते हो कि एक अस्पताल में 2 अलग अलग अस्पताल डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल ने बनाए हैं। अपने डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में 7 बेड जो मैटरनिटी के लिए है, जैसी कोई भी एंटीनेटल क्लिनिक के बाद में यदि किसी की डिलीवरी होती है तो उसके लिए एक अलग वार्ड है, उसके लिए 7 बेड है। 15 बेड क्रिटिकल केयर के लिए आईसीयू के लिए रखे हैं और 31 बेड जो है जो जनरल वार्ड के लिए है। ऐसे कुल मिला के 53 बेड की व्यवस्था डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में की गई है। और इसके लिए जो स्टाफ है
उनकी रोटेशन में हम ड्यूटी लगाते हैं। नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है और डॉक्टर्स की टीम है। एक साथ में एक इंटेंसिविस्ट और एक फिजिशियन 7 दिन के लिए ड्यूटी करते हैं और 7 दिन के बाद कुछ समय क्वारंटाइन के लिए, यानी उनके लिए अलग रेस्ट बोलो, और घर में या इधर उधर यदि गलती से उनको इन्फेक्शन हो गया है तो वो दूसरों को ना फैलाए, इसके लिए क्वारंटाइन की अलग सुविधा रखी गई है। उनके लिए रहने की सुविधा अस्पताल में ही है, खाने पीने का प्रावधान है और 24/7 24 घंटा ये लोग पेशेंट की देखभाल करते हैं। 8 घंटे के लिए जो असिस्टेंट डॉक्टर है उनकी भी सुविधा अपने अस्पताल में है और हर प्रकार की चिकित्सा, हर प्रकार का इलाज कोविड के लिए डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में उपलब्ध है। अभी 21 मई से डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है और ऐसा हम मान सकते हैं कि 90% रुग्ण अच्छे होकर घर गए हैं। अभी तक एक स्टाफ और एक डॉक्टर के लिए कोविड का संसर्ग काम करते समय हुआ है, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक है और वह फिर से अपने ड्यूटी पे शामिल हो गए हैं। पूरी गर्मजोशी से, पूरी तैयारी के साथ हेडगेवार हॉस्पिटल की टीम कोरोना बाधितों की सेवा में जुटी हुई है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था तो हमने जान ली, अब जानते हैं क्लिनिकल व्यवस्था के बारे में। इस विषय पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आनंद फाटक जी से। आनंद जी, आपके लिए मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस अस्पताल में जब से कोरोना की ट्रीटमेंट शुरू हो गई, उस पहली बैच के आप सदस्य डॉक्टर हैं। कोरोना की ट्रीटमेंट के बारे में इसके पहले अपने हॉस्पिटल में किसी को प्रॉपर जानकारी थी नहीं। सारी ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट अस्पतालों में चलती थी। हमने इस ट्रीटमेंट की एक्शन प्लान को कैसे मैच किया, ये जानकारी हमने कहाँ से पाई? ये बड़ा टास्क आपने और अपनी टीम ने किस तरह से संभाला? हेडगेवार अस्पताल में करीब 2002 से HIV का भी इलाज होता है। उसमें और इसमें मैं ये फर्क देखता हूँ कि तब इंटरनेट का काफी सारा यूज नहीं होता था, तो वो ट्रीट करते समय जब जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान मिलाना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि इतने सालों के बाद अब इंटरनेट का यूज भी काफी होता है, सोशल मीडिया भी काफी प्रभावी हुआ है। तो जब दुनिया भर में ये बीमारी फैली तो अमेरिका के, यूके के, या यूं कहो दुनिया भर में जहां पर भी डॉक्टर्स ने कोरोना का इलाज किया, तो उनके जो अनुभव उन्होंने साझा किए सारी दुनिया के साथ, वो बड़े प्रभावी तरीके से और बहुत जल्द सारी दुनिया में फैल गए। तो इस उनके अनुभव का बड़ा बेनिफिट हमको ये मिला कि आज कल में वहां पर बैठा हुआ कोई भी डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है कोरोना के पेशेंट को, तो उसको जो दिक्कतें आई वो बहुत ही जल्द हमारे सामने आ गई। और जब तक हमारे पास पेशेंट आना चालू हुआ था तब तक हमारे पास ये जानकारी थी कि पेशेंट्स किस तरह से आ सकते हैं, उनकी दिक्कतें क्या हो सकती है और उसका इलाज किस तरह से किया जाए। सर, कोविड की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, सीवियर सिम्प्टोमेटिक, किस तरह से ट्रीट किया जाता है? यूं कहिए करीब करीब 80% पेशेंट तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई बहुत इलाज की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत जो भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देकर वो घर पे भी रह सकते हैं। करीब 15% ऐसे होते हैं कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज इसलिए किया जाता है कि कहीं उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ न जाए। ये मॉनिटर करने के लिए उनको एडमिट करना पड़ता है, यूजुअली उनको जनरल वार्ड में ही एडमिट करना पड़ता है। करीब 4-5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सीवियर बीमारी होती है, ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, कुछ उनमें से कुछ लोगों को वेंटिलेटर भी लग सकता है। तो ऐसे ये स्पेशली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वैरायटी के जो पेशेंट्स एडमिट कराते हैं उनमें फेजेस होते हैं बीमारी के। यूं कहिए रफली पहला वीक होता है जिसको हम वायरल रिप्लिकेशन फेज बोलते हैं, जिसमें ये वायरस बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो ऐसे स्थिति में एंटी वायरल ड्रग्स का यूज करना जरूरी होता है। जैसे आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रेमडेसिविर, फैविपिराविर, ऐसे कुछ दवाएं हैं जो एंटी वायरल का कहलाती है, थोड़ी सी महंगी दवाएं हैं। ये दवा का प्रयोग इस पहले हफ्ते में होता है। पहला हफ्ता खत्म होते होते या यूं कहिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक इस वायरल का रिप्रोडक्शन कम होता है, रिप्लिकेशन कम होता है, और तब तक अपने शरीर का जो प्रतिकार शक्ति होता है, इम्यूनिटी होता है, वो काफी सारा बढ़ जाता है।
और इसके आगे की जो समस्या आती है ये ज्यादा बढ़ी हुई प्रतिकार शक्ति के कारण होता है। वो प्रतिकार शक्ति इतनी ज्यादा काम करती है कि वो अपने फेफड़ों को या अपने शरीर के बाकी कुछ सिस्टम्स को प्रभावित करती है, बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो ये दूसरी फेज में जो यूं कहिए 7 दिन के बाद चालू होती है, इसमें हमको कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है जो कि अपनी इम्यूनिटी को या अपनी प्रतिकार शक्ति को कम करे, जिसमें स्टीरॉइड्स जैसी दवाएं आती है और कई सारी दवाएं आती है। ये इसमें की कुछ दवाएं थोड़ी सी महंगी हो सकती है। तीसरा जो एक वर्ग होता है जो उम्र से ज्यादा है, यूं कहिए 60 प्लस है, जिनको डायबिटीज है, बीपी का तकलीफ है, हार्ट का तकलीफ है, किडनी का तकलीफ है, लिवर का तकलीफ है, ये पेशेंट्स बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेट होते हैं और ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली आईसीयू में मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए उनका स्टे भी ज्यादा रह सकता है, उनमें मृत्यु का परसेंटेज भी ज्यादा रहता है, जिसको हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं, वो भी ज्यादा रह सकता है। इनको जरा स्पेशल केयर का जरूरी लगता है। ये तो ठीक है, पर कोरोना पेशेंट की बिलों में इतना ज्यादा फर्क क्यों? कुछ बिल 30, 40, 50 हजार तक होते हैं, कुछ 4, 5 लाख, 8 लाख तक भी जाते हैं। इतना फर्क क्यों होता है? बिलों में फर्क आने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो माइल्ड वैरायटी के पेशेंट, मैंने जैसे कहा, इनको तो सिर्फ वार्ड में एडमिट करके मॉनिटर ही करना पड़ता है कि कहीं ये वर्सन तो नहीं हो रहे, कहीं इनमें ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसके लिए पैरामेडिक स्टाफ या असिस्टेंट डॉक्टर्स भी ये सारा कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स मॉडरेट सीवियर वैरायटी के होते हैं, जिनको आईसीयू केयर लगता है, इनमें के कुछ लोगों को वेंटिलेटर भी लग सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एल्डरली पेशेंट है, उम्र जिनकी 60 साल से ज्यादा है, जिनको डायबिटीज या अदर कोमॉर्बिडिटीज है, इनको बहुत सख्त मॉनिटरिंग लगता है, अच्छी तरह का मॉनिटरिंग लगता है। इनका शुगर बार बार देखना पड़ता है, जिनको हार्ट का तकलीफ हो उसमें कहीं तकलीफ तो नहीं है ये देखना पड़ता है। तो और उसमें के कुछ पेशेंट को तो वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है। तो जैसी जितनी बीमारियां ज्यादा, कोमॉर्बिडिटी ज्यादा, जितनी उम्र ज्यादा, उतनी अच्छे क्वालिटी का केयर उनको लगेगा, उनको आईसीयू लगेगा। और जैसे ही ये सारा लगेगा तो उसका एक्सपेंस बढ़ सकता है। और जहाँ की माइल्ड वैरायटी के पेशेंट्स को सिर्फ वार्ड में रहना पड़ेगा, शायद कुछ इंजेक्शन भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ गोलियां देना पड़ेगा, उनका तो बिल कुछ हजार में आ सकता है। और जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, एल्डरली पेशेंट्स है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है जिनको आईसीयू में रखना पड़ेगा, उनका बिल कुछ लाख रुपए तक जा सकता है। इसका कारण ही इस वजह से है कि लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। उनका जो तरह का केयर लगेगा, जिस तरह का केयर लगेगा, वो डिफरेंट होने की वजह से बिल में फर्क आ सकता है। क्या ओवर इम्यूनिटी भी पेशेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? हम तो ये जानते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना नहीं होता, पर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, ऐसा हमने सुना है। इसका वास्तव क्या है? जहां तक किसी को कोरोना हुआ नहीं है, तो अगर आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो शायद आपको कोरोना होने की संभावना कम होती है। लेकिन एक बार आपको कोरोना की बीमारी हो गई तो जैसे मैंने पहले भी कहा, 7 दिन के बाद अगर आपका इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ता है तो 7 दिन के बाद तो वायरस का रिप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन कम होता है, उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई इम्यूनिटी है, इसका फायदा होने की जगह पे इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कोरोना होने के पहले आपका इम्यूनिटी अच्छा चाहिए, ये तो सही बात है। लेकिन कोरोना होने के बाद 7 या 10 दिन के बाद आपका इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उससे आपको नुकसान होने की भी संभावना है। तो इसलिए 7 या 10 दिन के बाद शायद आपका इम्यूनिटी कम करने की दवा डॉक्टर को देना पड़ सकता है। तो यह है औरंगाबाद की डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल का असली रूप, जहां पर सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, इस मंत्र का वास्तव में साक्षात्कार होता है। समर्पित वृत्ति से आरोग्य सेवा देने वाले इस अस्पताल का आदर्श अगर सारे अस्पताल लेने लगे तो कोरोना का डर सबके मन से बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यह डर बहुत आसानी से मन से निकल जाएगा और सारा भारतवर्ष इस कोरोना के भयकारी संकट से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा।